हेलो स्टूडेंट्स, आज डिस्कस करते हैं क्लास 8 साइंस से चैप्टर नंबर 9 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। ये आपका बायोलॉजी पार्ट से है और आपकी बेसिक नॉलेज के लिए भी इम्पोर्टेंट है। सो व्हाट डू यू मीन बाय रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन का मीनिंग क्या होता है? री मतलब अगेन, प्रोडक्शन मतलब प्रोड्यूस होना, यानी कि रिप्रोड्यूस, दोबारा प्रोड्यूस। जैसे अब हमारे दादाजी से हमारे पेरेंट्स, जैसे हमारे ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर से हमारे पेरेंट्स हुए, वहां से फिर हम हुए, तो रिप्रोड्यूस करते जाना, यानी कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन होते जाना। तो रिप्रोडक्शन हमारा क्या होगा? यंग वंस बॉर्न यंग वंस, यानी कि आगे से आगे उनको पैदा हो जाना। किसका? जो इंडिविजुअल्स होते हैं, जो स्पीसीज होते हैं, सिमिलर स्पीसीज। जैसे जो ह्यूमन बींग्स के होंगे वो ह्यूमन बींग्स जैसे होंगे, एनिमल्स के होंगे तो उनके जैसे होंगे। सो सिमिलर स्पीसीज का बॉर्न जो होना वो होगा रिप्रोडक्शन। So why reproduction is essential for ours? Reproduction is essential for our similar species, यानी कि जो हमारी जनरेशन होती है, कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज, जो स्पीसीज होते हैं उनके कंटिन्यूएशन के लिए। क्या होगा अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा? अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो जो स्पीसीज चल रहे हैं उनकी वहीं पे क्या हो जाएगी? जनरेशन फिनिश हो जाएगी। तो कंटिन्यूएशन ऑफ जनरेशन लगा लो, इंडिविजुअल्स लगा लो, ऑर्गेनिजम्स लगा लो, उन सब का जो कंटिन्यूएशन, एक लाइफ साइकिल चलता रहता है, वो स्टॉप हो जाएगा। अगर वन टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मान लिया जो ग्रास होती है उसको गोट खाती है, अगर गोट हमारी बीच में से स्किप हो जाती है, बिल्कुल ही फिनिश हो जाएगी अर्थ से, तो वहां क्या हो जाएगी? ग्रास इतनी ज्यादा क्वांटिटी में हो जाएगी। तो ये कंप्लीट लाइफ साइकिल है जो चलता रहता है। कंटिन्यूएशन ऑफ ए स्पीसीज, स्पीसीज के कंटिन्यूएशन के लिए, काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स के लिए हमें क्या होता है? रिप्रोडक्शन करना पड़ता है। तो रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में आप लोगों ने प्रीवियस क्लास ग्रेड 7 के अंदर पढ़ा है। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स की। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में आपने पढ़ा कि उसके अंदर मेल एंड फीमेल्स के जो गैमेटेज होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, दोनों मिलकर जायगोट बनाते हैं। अब जो रिप्रोडक्शन होता है वो भी टू टाइप्स से होता है। फर्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड सेकेंड इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इन दोनों का मेन डिफरेंस क्या है? सेक्सुअल के अंदर बोथ पेरेंट, यानी कि फादर एंड मदर, मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल टू फॉर्म ए जायगोट, दोनों मिलके जब डिफ्यूजन होता है मेल एंड फीमेल्स के गैमेटेज का, तो वहां क्या होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन आप क्या लिखेंगे? सच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच मेल एंड फीमेल गैमेटेज आर प्रोड्यूस्ड जायगोट, यानी कि न्यू इंडिविजुअल जब प्रोड्यूस करते हैं मेल और फीमेल के डिफ्यूजन के बाद, जब क्या होता है? न्यू इंडिविजुअल बॉर्न करता है, वहां क्या होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो क्या होंगे? बोथ फीमेल एंड मेल की नीड होती है। और जो एसेक्सुअल होते हैं उनके अंदर वन सिंगल, यानी कि आइदर मेल और फीमेल, दोनों में से। अब ये बात तो ऑब्वियस है कि जो फीमेल होती हैं वही क्या करती हैं? बॉर्न करती हैं। तो यहाँ पे हमें बोथ की नीड नहीं होती, ओनली सिंगल पेरेंट भी क्या कर सकता है? प्रोड्यूस करता है। यहाँ हम इनके एग्जांपल्स के बारे में नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या बन जाएगी इसकी डेफिनेशन? इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल गैमेटेज are diffused to form
न्यू इंडिविजुअल, टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल। जो मेल एंड फीमेल्स गैमेटीज होते हैं वो दोनों मिलके क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं, वहां क्या बन जाएगा, न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस्ड हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन के बारे में हमने पढ़ा कि हमें मेल और फीमेल की नीड होती है, तो हमें नॉर्मल सी बात है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों के बारे में इंडिविजुअली रीड करना पड़ेगा। तो फर्स्ट हमारा इसके अंदर आता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जब तक आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल के और फीमेल के बीच में डिफरेंस नहीं पता चलेगा तो कभी समझ नहीं आएगा कि रिप्रोडक्शन हुआ कैसे है। तो फर्स्ट हमारा इसके अंदर आता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर क्या होता है, यहाँ डायग्राम देख लेते हैं रफली सा, इस तरीके से, यहां से ये निकला, ऐसे, ठीक है। Male reproductive system consists of a pair of testes. A pair of testes. पेयर है तो इसका मतलब दो है, तो जो टेस्टीज होते हैं पेयर जो होंगे वो हमारे क्या बन जाएंगे, जो ये दो आपको गिवन है नीचे, फर्स्ट एंड सेकंड, ये क्या होते हैं, टेस्टिस। एंड सिंगुलर फॉर्म में जब आप इसको लिखोगे तो उसको लिखोगे क्या, TES TIS, जब एक के बारे में बात करते हैं। सो पेयर ऑफ टेस्टिस, दो टेस्टिस होते हैं, एंड पेयर ऑफ स्पर्म डक्ट, ए पेयर ऑफ स्पर्म डक्ट एंड ए पेनिस, और क्या होता है, पेनिस। तो ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ये जो डक्ट होती है लाइक दैट ट्यूब, जो किसी भी चीज को पास आउट करती है, पास थ्रू करती है, तो ये जो हमारी बन जाएंगी, ये बन जाएंगी स्पर्म डक्ट। स्पर्म डक्ट बन गई, ये हमारे टेस्टिस है दोनों, ये हमारा क्या हो जाएगा, पेनिस। तो इसके अंदर मैंने बोला पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं, दो टेस्टिस होते हैं, एंड ए पेयर ऑफ स्पर्म डक्ट, दोनों साइड स्पर्म डक्ट होते हैं, और ये हमारे क्या हो जाता है, पेनिस, जिसके थ्रू यूरिन भी पास करता है और स्पर्म्स भी पास करते हैं। अब इसकी जो प्रोसेस है वो कैसे होती है, टेस्टिस प्रोड्यूस्ड स्पर्म्स, जो टेस्टिस होती है वो गैमेटेज प्रोड्यूस कर रही है। गैमेटेज इज द मेल रिप्रोडक्टिव, जो मेल रिप्रोडक्शन के लिए कोई भी चीज निकलती है तो वो गैमेटेज होती है, जो मेल रिप्रोडक्शन के अंदर होता है और फीमेल का होता है, उन दोनों का मिलकर गैमेटेज बोलते हैं। तो टेस्टिस प्रोड्यूस्ड स्पर्म्स, टेस्टिस प्रोड्यूस्ड गैमेटेज आर कॉल्ड स्पर्म्स। जो ये दोनों टेस्टिस हैं, इन दोनों ने क्या प्रोड्यूस किए, गैमेटेज। तो यहां आप लिखेंगे टेस्टिस प्रोड्यूस्ड स्पर्म्स, यहां गैमेटेज लिखो, गैमेटेज यानी कि जो रिप्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। टेस्टिस प्रोड्यूस गैमेटेज आर कॉल्ड स्पर्म्स, जिनको स्पर्म्स बोलते हैं। मिलियंस ऑफ स्पर्म्स, बहुत सारे स्पर्म्स, टेस्टिस हमेशा मिलियंस के अंदर स्पर्म्स क्या करती है, रिलीज करती है। मिलियंस स्पर्म्स आर रिलीज्ड बाय testes।
जो ये टेस्टिस होती हैं ये मिलियंस ऑफ स्पर्म्स क्या करती हैं, रिलीज करती हैं, जो स्पर्म डक्ट के थ्रू यहाँ जाता है और यहाँ से पेनिस के थ्रू बाहर निकल जाता है। अंडरस्टूड। अब जो ये स्पर्म्स होते हैं वो किस तरह के होते हैं? स्पर्म्स हैव ए टेल, उसका भी डायग्राम देख लेते हैं यहाँ ऊपर। इस तरीके से इसको बोलते हैं हेड, दिस वन इज मिडल पार्ट एंड लास्ट इज टेल। ये होती है एक स्पर्म की शेप। जो ये टेस्टिस होती है मिलियंस की पॉपुलेशन के अंदर ये जो स्पर्म्स होते हैं इनको रिलीज करती हैं, जो स्पर्म डक्ट के थ्रू जाके पेनिस के थ्रू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर एंटर करते हैं। तो यहाँ भी तुम्हें स्पर्म्स के बारे में लिखना है। स्पर्म्स हैड ए टेल, middle part and head. तो इस तरीके से जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो इस तरीके से वर्क करता है। टेस्टिस प्रोड्यूस्ड मिलियंस ऑफ गैमेटेज आर कॉल्ड स्पर्म्स, passes through sperm duct and released through पेनिस, जो पेनिस के थ्रू बाहर निकलती है जहां से यूरिन भी हमारा रिलीज होता है। सो दिस सिस्टम इज कॉल्ड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर उसका डायग्राम देख लेते हैं पहले। एक इस तरीके से कुछ रफली सा डायग्राम बना लेते हैं। इस तरीके तो इसके अंदर क्या होते हैं, ओविडक्ट, ओवरीज, पेयर ऑफ ओवरीज, ये सारी चीजें होती हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसके अंदर 2 ओवरीज होती हैं, यूट्रस होता है एंड ओविडक्ट होता है। सो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज ए पेयर ऑफ ओवरीज एंड ए ओविडक्ट एंड यूट्रस। क्या होते हैं, 3 मेजर पार्ट्स होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है, जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो टेस्टिस होती हैं वो रिलीज करती हैं स्पर्म्स को। जो मेल गैमेटेज होते हैं उनको स्पर्म्स बोलते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो ये ओवरीज होती हैं बोथ साइड, दे आर रिलीज एग। क्या करती है, एग रिलीज करती है, इज कॉल्ड फीमेल गैमेटेज एंड इज कॉल्ड ओवम, जिसको हम ओवम भी बोलते हैं। लाइक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर क्या होता है, टेस्टिस क्या करती हैं,
मेल गैमेटेज को रिलीज करती है आर कॉल्ड स्पर्म्स, जिसको हम स्पर्म्स बोलते हैं, एंड फीमेल गैमेटेज आर कॉल्ड रिलीज्ड एग या फिर ओवम बोलते हैं। तो जो यहाँ क्या होगा, ओवरीज होंगी, ओवरीज रिलीज्ड एन एग, रिलीज्ड फीमेल गैमेटेज, यहाँ लिखो फीमेल गैमेटेज। अभी आपका क्वेश्चन राइज हो सकता है कि व्हाट इज द फीमेल गैमेटेज, आर कॉल्ड एग या फिर ओवम, एंड मेल गैमेटेज आर कॉल्ड स्पर्म्स। सो फीमेल गैमेटेज ओवरीज रिलीज फीमेल गैमेटेज आर कॉल्ड एग या फिर क्या बोलेंगे उसको, ओवम, ओवम बोलेंगे। उसके बाद एक पॉइंट और आता है कि जो ओवरीज होती हैं, 2 ओवरीज हमारे पास हैं, मंथ में एक एक ओवरी, 1 ऑफ ओवरीज क्या करती हैं, एग रिलीज करती हैं रैंडमली 1 बाय 1। जैसे एक मंथ यहाँ रिलीज होगा, सेकंड मंथ यहाँ, थर्ड मंथ यहाँ, फोर्थ मंथ यहाँ। तो दोनों जो ओवरीज होती हैं वो 1 बाय 1 एग क्या करती हैं, रिलीज करती हैं। तो one of the ovaries released egg in 1 month, एक महीने के अंदर दोनों में से एक ओवरी क्या करती है, एग को रिलीज करती है, सेकंड ओवरी नेक्स्ट मंथ करती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इसके अंदर 2 ओवरीज है, जैसे जो ट्विन्स होते हैं। देखो सबसे पहले बात आती है, जो स्पर्म क्या करते हैं, पेनिस क्या करता है, स्पर्म्स को रिलीज करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर। जब उसने स्पर्म्स को रिलीज किया तो मिलियंस ऑफ स्पर्म्स क्या करते हैं, रिलीज होते हैं वहां से, बट ओनली 1 सिंगल स्पर्म ही क्या करता है, जो ओवरी एग रिलीज करती है इसके साथ जाके फ्यूजन करता है। लेकिन बात तो ये आती है कि निकलते तो बहुत सारे हैं, लेकिन सबके अंदर इतनी पावर नहीं होती जो अंदर एंटर कर सके, तो वो सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ओनली सिंगल स्पर्म ही क्या करता है, इसके अंदर जाके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर एंटर करता है और इस एग को फ्यूजन कर देता है। When fusion of male and female gametes are called fertilization, तो यहाँ क्या बन जाएगा, फर्टिलाइजेशन बन जाता है। जब ट्विन्स होते हैं, जब बाई चांस ऐसा हो जाता है कि दोनों ही ओवरी के अंदर जो एग है उसके अंदर जाके स्पर्म्स क्या कर देते हैं, फ्यूजन कर देते हैं, तो वहां ट्विन्स पैदा हो जाते हैं। अब अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का जो ये एग एवरी मंथ रिलीज होता है, तो इसका क्या मतलब है, वो जाता कहाँ है। जो ये एवरी मंथ रिलीज होने वाले एग होते हैं, इनको अगर स्पर्म्स नहीं मिलते हैं तो ये हमारे यहां से निकल के इस सिस्टम के अंदर जाके डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, जो मेंस्ट्रुएशन की फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं अगर इनको स्पर्म्स नहीं दिए जाते या नहीं मिलते। तो वो जो एग होंगे वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे खुद। 28 डेज में एक बार होता है ऐसा, मैंने क्या बताया कि मंथ में एक बार जो एक ओवरी होती है वो एग रिलीज करती है। अगर उसको स्पर्म्स नहीं मिलते हैं तो वो क्या करती है, उस एग को डिस्ट्रॉय कर देती है, जो ब्लड की फॉर्म में बॉडी से बाहर निकलता है, जिसको हम मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं, जो 28 डेज में एक बार होता है। तो इस वजह से क्या होगा, हमारा फर्टिलाइजेशन कब होगा, व्हेन मेल एंड फीमेल गैमेटेज आर फ्यूजन इन जायगोट। सेकेंड थिंग क्या आती है इसके अंदर, जब यहाँ आके जब मेल के रिप्रोडक्टिव क्या किया, मेल गैमेटेज ने इसके अंदर एंटर किया, तो वो डायरेक्टली इस एग के पास जाएंगे और यहाँ जो फ्यूजन होगा उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। इस फ्यूजन को तो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, लेकिन जहां न्यू इंडिविजुअल होता है, अब यहाँ डिफ्यूजन होने के बाद वो निकल के इस बॉल के पास आ जाए हैं, जिसको हम जायगोट बोलते हैं। जहां न्यू इंडिविजुअल बॉर्न करता है वहां जायगोट होता है। ठीक है, तो इस सारी चीज को मैं लिख देती हूँ यहाँ।
फ्यूजन ऑफ, फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन भी है ये, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटेज, मेल एंड फीमेल गैमेटेज are called fertilization, and the place where new individual are born, the place where new individual is released is called यूट्रस। जो यूट्रस मैंने तुम्हें बताया, इसके अंदर न्यू बेबी क्या करता है, इंडिविजुअल जो होता है वो बॉर्न करता है, इज रिलीज्ड इज कॉल्ड यूट्रस। लेकिन जब फ्यूजन होता है मेल एंड फीमेल गैमेटेज का, तो उसको बोला जाता है जाइगोट। उसको क्या बोला जाता है, जाइगोट। When the fusion of male and female gametes are called fertilization, होता तो वहां फर्टिलाइजेशन है, लेकिन जब मेल एंड फीमेल गैमेटेज मिल जाते हैं तो उसको जाइगोट बोलते हैं। तो ये था हमारा पूरा प्रोसीजर जो मेल एंड फीमेल का रिप्रोडक्शन का पार्ट था। क्या बताया, जो मेल के गैमेटेज होते हैं वो स्पर्म्स होते हैं, फीमेल का एग होता है। जब मेल के स्पर्म्स फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर एंटर करते हैं तो वहां पे जो एग होगा वो उसके साथ क्या करेंगे, फ्यूजन करेंगे, दोनों मिलकर फर्टिलाइजेशन करेंगे मेल एंड फीमेल, एंड वहां क्या हो जाएगा, जाइगोट। और जब न्यू बेबी क्या करता है, उसके अंदर इंडिविजुअल, नया इंडिविजुअल कोई बॉर्न करता है तो वो यूट्रस के अंदर करता है। कहां पे करेगा, यूट्रस के अंदर। अब इसके बाद सेकेंड थिंग आती है एम्ब्रियो, एम्ब्रियो एंड फॉयटस। एम्ब्रियो क्या होता है, जब न्यू बॉर्न बेबी होता है तो उसका एक सेल बनना शुरू करता है फर्स्ट डे से। तो ग्रुप ऑफ सेल क्या बनाते हैं, टिश्यू, और टिश्यूज से मिलके क्या बना, ऑर्गन। जब ये पूरा प्रोसीजर चलता रहता है तो वो प्लेस जिसको ये चीज सारी वहां रिलीज होती रहती है उसको एम्ब्रियो बोला जाता है। तो फर्स्ट हमारा क्या बन जाएगा, व्हेन ए सेल इज राइज टू ए ग्रुप, जब एक सेल एक ग्रुप में राइज होता है, आर कॉल्ड टिश्यू, एंड टिश्यू मेक्स ए ऑर्गन, आर कॉल्ड एम्ब्रियो। उसको क्या बोला जाएगा, एम्ब्रियो बोला जाएगा। आगे बात समझ। जब हमारा क्या होता है, जब कोई एक सेल बनना शुरू करता है, क्योंकि जो बॉडी का एक भी पार्ट है वो सारा ग्रुप ऑफ सेल से मिलके बना है, बहुत सारे सेल्स मिलके उसने एक ऑर्गन तक पहुंचा है। तो जब एक सेल बनना शुरू कर देगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जब एक सेल बनना शुरू होगा, राइज हो जाएगा ग्रुप ऑफ सेल्स के अंदर, ग्रुप ऑफ सेल्स बनाएंगे टिश्यू, और टिश्यू बनाएंगे ऑर्गन, जिसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो। और जब इसके लेग्स, नेक, हैंड्स, ये सारी चीजें दिखना शुरू हो जाएंगे, आइडेंटिफाई करना शुरू हो जाएंगे हम, तो उनको बोला जाता है फॉयटस। अब इनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, जैसे अल्ट्रासाउंड्स होते हैं प्रेग्नेंट लेडी के, तो वो उसके थ्रू बता सकते हैं कि जो उसकी ग्रोथ है वो कितनी होती जा रही है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गन्स, identification of organs of new individual is called fetus। उसको क्या बोला जाएगा, fetus बोला जाएगा। तो हमारे यहाँ क्या बना, जब कोई मेल और फीमेल गैमेटेज का फ्यूजन होगा इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन एक सेल बनता है, सेल ग्रुप ऑफ सेल में चेंज हो जाएगा, वहां से टिश्यू बनेगा, टिश्यू ने ऑर्गन बनाया, ये सारा प्रोसेस क्या होगा, एम्ब्रियो।
एम्ब्रियो के बाद जब उस न्यू इंडिविजुअल के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो आइडेंटिफाई होना शुरू हो जाते हैं तो वो होता है फोएटस। उसको हम क्या बोलेंगे? फोएटस बोलेंगे। सो दिस इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये हमारा क्या बन जाएगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसके अंदर मेल एंड फीमेल दोनों गैमेट की नीड होती है। अब बात करेंगे नेक्स्ट विविपेरस के बारे में कि उसकी क्या डेफिनेशन है। सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज फर्टिलाइजेशन विद टू टाइप्स से होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब इसके बारे में बात करते हैं। This fertilization takes place in inside our body. जब किसी भी एनिमल्स की लगा लो या ह्यूमन बींग्स की लगा लो, इनसाइड द बॉडी फर्टिलाइजेशन होगा। दिस फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। लाइक ह्यूमन बींग्स हो गए, काव हो गई, ये सारे क्या हो जाएंगे? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। सो यहाँ क्या होगा? व्हेन fertilization is inside the body. Inside the body is called internal fertilization. Internal fertilization जो होगा उसको हम बोलते हैं, जो उसके एग्जाम्पल्स हैं ह्यूमन बींग्स, क्योंकि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो इनसाइड द बॉडी होता है। बट कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपने बॉडी के अंदर क्या नहीं करते? रिप्रोडक्शन नहीं करते या रिलीज नहीं करते कोई भी जो उनका एग होता है, तो वहां क्या होगा? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या होगा? व्हेन फर्टिलाइजेशन इज आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के आउटसाइड यानी कि बाहर की तरफ जब फर्टिलाइजेशन होता है बॉडी से, तो वहां क्या होता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। अंडरस्टूड? अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा विविपेरस एंड ओविपेरस क्या होते हैं? विविपेरस एंड ओविपेरस। 10th ग्रेड में जाके ये आपका थोड़ा सा डीपली हो जाएगा। इस चैप्टर इस ग्रेड के अंदर आपका सिर्फ क्या है? बेसिक सी बातें हैं, वही आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी। विविपेरस क्या होती है? विविपेरस गिव बर्थ टू न्यू इंडिविजुअल। जो विविपेरस होते हैं वो बर्थ देते हैं, बर्थ देके अपने क्या करते हैं? न्यू बॉर्न बेबी को पैदा करते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो ले एग्स, अंडे देते हैं, अंडे देते हैं पहले अपना, अंडे से फिर क्या निकलता है? बेबी निकलता है। उनको क्या बोलते हैं? ओविपेरस बोलते हैं। सो विविपेरस क्या करते हैं? गिव बर्थ टू न्यू इंडिविजुअल। नए इंडिविजुअल को क्या करते हैं? बर्थ देते हैं। जैसे ह्यूमंस हो गए, और या फिर कुछ उसके अंदर और भी आते हैं, काऊ हो गई, बफेलोज हो गई, ये सारे क्या होंगे? विविपेरस होंगे, जो क्या करेंगे? गिव बर्थ टू न्यू इंडिविजुअल। नया बेबी जब पैदा करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, तो वो उसको डायरेक्टली बर्थ देते हैं। उसकी जो क्या होती है? रिप्रोडक्शन होती है, ग्रोथ होती है, वो सारी बॉडी के इनसाइड होती है। उसके बाद ही वो क्या करेंगे? उसको पैदा करेंगे, यानी कि रिलीज करेंगे। लेकिन जो ओविपेरस होते हैं, ओविपेरस ले एग्स, ये क्या करते हैं? अंडे सेते हैं। ये पहले अंडे देंगे, फिर अंडों से बच्चे निकलते हैं, इसके अंदर फिश आती है। जैसे ऑस्ट्रिच का अंडा, कैसे तो मुर्ग का अंडा, ये सारे क्या होते हैं? सबसे बड़ा होता है। तो ये सारे जो होंगे वो ओविपेरस होंगे, जो ले एग्स करते हैं, क्या करते हैं? अंडे देते हैं पहले, उसके बाद उनके बेबी होते हैं।
और बेबी पेयर्स क्या होंगे, गिव बर्थ, वो हमेशा जन्म देते हैं कंप्लीट होने के बाद। अंडरस्टूड। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है लाइफ साइकिल, यानी कि यंग वंस टू अडल्ट, जो पूरा साइकिल होता है बेबी से लेके अडल्ट तक का। यंग वंस टू अडल्ट, यंग वंस टू अडल्ट मतलब जो लाइफ साइकिल होता है, लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल के अंदर क्या बात आती है कि जब हमारे ग्रैंडफादर या मदर ने हमें क्या किया, हमारे पेरेंट्स को रिप्रोड्यूस किया, उन्होंने फिर हमें किया, हम फिर क्या हो जाएंगे, इस सिचुएशन पे आ जाएंगे, हम रिप्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद हमारी आगे जनरेशन करेगी। तो इस तरह से जो कंप्लीट साइकिल है वो चलता रहता है। जब पहले वाले की लाइफ कंप्लीट हो जाती है तो वो अपनी लाइफ को छोड़ देता है। तो इस तरीके से जो साइकिल है वो चलता रहता है। अब एक साइकिल ये है यंग वंस टू अडल्ट, यानी कि बचपन से बड़ा होना। उसका आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर एक अच्छा सा एग्जांपल है मेंढक यानी कि फ्रॉग का। फ्रॉग का जो लाइफ साइकिल है वो इस तरीके से है कि हमें पता भी नहीं चलता है कि ये अडल्ट होने के बाद फ्रॉग बनेगा। फ्रॉग ने क्या किया, लार्वा रिलीज किया, लार्वा निकला, लार्वा जब निकला तो पता भी नहीं चला, जब एग्स निकले इसके, इस तरीके से एग्स होते हैं ये निकले। अब यहां से जब एग निकलना शुरू किया वहां ये बन जाता है टैडपोल, टैडपोल बन गया। अब यहां से धीरे धीरे इसकी एक टेल भी आनी शुरू हो जाती है इस तरीके से, उसके बाद फिर और लंबी टेल, और लास्ट पॉइंट जब ये फोर्थ सिचुएशन आती है यहाँ ये कंप्लीट फ्रॉग बन जाता है। अब वो कैसे, सबसे पहले लार्वा, लार्वा जब निकलता है बनता है, यानी कि जब एग रिलीज होते हैं वहां से जो इसकी कंडीशन आई कि इसकी फ्रॉग की, उसको देख के कोई भी नहीं बोल सकता कि ये फ्रॉग बनेगा, क्योंकि ना वो वहां पे जंपिंग कर सकता है ना कुछ कर सकता है। तो जंपिंग नहीं करता तो इसलिए हमें कभी लगता ही नहीं है कि ये फ्रॉग का लार्वा है। उसकी एक टेल भी होती है। अब धीरे धीरे बड़ा होते होते जब इसकी लास्ट कंडीशन आ जाती है, अडल्ट की पोजीशन आ जाती है, तो यहां तक आते आते वो फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाता है। फ्रॉग में कन्वर्ट होने के बाद हमें पता चलता है कि वो जंपिंग करना शुरू करता है कि ये फ्रॉग है। उसकी जो पूंछ होती है, टेल होती है, वो भी धीरे धीरे फिनिश हो जाती है पता नहीं कहाँ। तो किसी भी जो यंग होते हैं उनसे हम उनके अडल्ट का अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो कौन सा जानवर है या कौन सा एनिमल है। फ्रॉग का मैंने आपको एग्जांपल बताया कि जब उसका लार्वा आता है, टैडपोल आता है, तो उसकी एक पूंछ भी होती है, लेकिन जब ये कंप्लीटली फ्रॉग में बन जाता है तो उसकी पूंछ पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है। तो जो उसका पूरा साइकिल है जंपिंग का, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ jumping of a frog, of a tadpole to frog, tadpole to frog, जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा जंपिंग करने का फ्रॉग का, टैडपोल से लेके फ्रॉग तक जो बनता है, वो जब जंपिंग करना शुरू कर देता है वहां हमारा फ्रॉग बन जाता है। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस। ये आपका टेक्स्ट बुक के अंदर क्वेश्चन भी गिवन है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है यंग वंस से लेके अडल्ट तक, उसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि वो कौन सा एनिमल है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस, जो फ्रॉग के केस में होता है। अंडरस्टूड। तो अभी तक पढ़ा हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में कि किस तरीके से मेल एंड फीमेल की नीड होती है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम स्टडी करेंगे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। थैंक यू।